अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो अभी हमें अपना 11th लेक्चर 11th चैप्टर स्टार्ट करना है और हमारा 8th लेक्चर है आफ्टर द मिड टर्म। और इसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने अवेयर रहना है और प्रिपेयर रहना है कि आपको इस लेक्चर के बाद जो है इस वीक के अंदर आपको के दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑडिटिंग और बिजनेस लॉ से रिलेटेड आपको जो है असाइनमेंट्स और क्विज़ेस जो है वो असाइन किए जाएंगे और आपने पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो सबमिट भी करना है। सो वो आपको इंशाल्लाह कुछ टाइम में मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप अवेयर रहिएगा एडमोडो पे अपने LMS के ऊपर, ताकि आप वो टाइमली उसको रिसीव करके उसको सबमिट भी करवा पाएँ। सो 11th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है तो कोशिश करते हैं कि सिर्फ चैप्टर ही पढ़ते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। तो 11th चैप्टर बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कंपनीज के बारे में, कंपनी क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन है और उसकी काइंड्स हैं कि किस किस किस्म की कंपनीज हो सकती हैं। तो 11th चैप्टर है कॉर्पोरेट लॉ, इसका नाम है, मतलब कंपनी के बारे में। द टाइम व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, जब पाकिस्तान बना था, द कंपनीज एक्ट 1913 वाज अडॉप्टेड। जब पाकिस्तान बनाया गया था 1947 के अंदर, तो उस टाइम पे ये सबसे पहला जो हमने कंपनी बनाने के लिए जो एक्ट अडॉप्ट किया था वो 1913 था। उसके बाद 1984 का एक एक्ट आया था। इन द ईयर 1984 द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पास द कंपनीज ऑर्डिनेंस। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने एक नया ऑर्डिनेंस पास किया था जिसको कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 कहते हैं। एट देन द कंपनीज एक्ट 1913 वॉज डिलीट। तो इसके बाद उसको चेंज कर दिया गया, मतलब कि 1930 को ख़त्म करके या 1930 को अमेंडमेंट करके 1984 कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया। और अब हम उसी को ही एज ए कंपनीज ऑर्डिनेंस फॉलो करते हैं और कंपनीज सारी उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोसीड होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग बनती हैं, उसी के अकॉर्डिंग ख़त्म होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग बेसिकली हमें ये चैप्टर भी पढ़ना है। सो करंटली द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इन द मेन लॉ रिगार्डिंग कंपनीज, ये मेन लॉ जो है सबसे जो भी चल रहा है, जो भी वर्किंग स्टेज के अंदर है, मतलब जिसको हम फॉलो करते हैं, वो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है। एंड इट रेगुलेट्स ऑल मैटर रिलेटिंग टू द कंपनीज। तो ये कंपनीज से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं वो यही लॉ ही डील करता है। अकॉर्डिंगली इट हैड 514 सेक्शंस। इसके तकरीबन 514 सेक्शंस हैं एंड 8 स्केड्यूल्स हैं। लेटर फॉर टाइम टू टाइम डिफरेंट अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इट। तो हर लॉ को, हर जो भी ऑर्डिनेंस होता है उस टाइम के ऊपर, तो जितनी उन्हें चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं, जितने उन्होंने केसेस देखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लॉ बना दिया जाता है। पर लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम बीइंग उसके अंदर अमेंडमेंट्स और उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। और वो ये बता रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आए हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन पढ़ ली है कि हम पहले 1913 को फॉलो कर रहे थे और फिर उसके बाद हम 1984 को फॉलो कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग कंपनीज को जो है अब प्रोसीड करना पड़ता है, उन्हीं लॉज को फॉलो करना पड़ता है। और इसके 514 सेक्शंस हैं, 8 स्केड्यूल्स हैं और टाइम टू टाइम इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी आई हैं। सो आगे इंट्रोडक्शन के बाद क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑर्डिनेंस 1984, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है is to consolidate and amend the law, regulate the companies and relating on other associations for। अब इसका मेन पर्पस यहाँ पे उन्होंने 3 लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्या, द पर्पस ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, कि कंपनीज बनाएं हमारी कंट्रीज के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इस्टेब्लिश हों, वो प्रॉफिट कमाएं, हमारा मुल्क जो है वो ग्रो करे। सो कंपनीज की ग्रोथ के लिए ये बनाया गया, बेसिकली सबसे मेन पर्पस इसका ये है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर, कि जब कंपनी रजिस्टर होगी तो इन्वेस्टर को या क्रेडिटर को उसके ऊपर ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। उसकी प्रोटेक्शन बेसिकली हो जाएगी कि कंपनी रजिस्टर है, ये भागेगी नहीं। सो प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, थर्ड वन, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट को एक प्रमोशन मिलेगी कि लोग इन्वेस्ट करेंगे कंपनीज के अंदर, उसके शेयर लेंगे, कंपनी रजिस्टर है तो उसके ऊपर उसको आगे बेसिकली उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की ग्रोथ हो सकती है। एंड मैटर अराइजिंग आउट ऑफ फैक्टर एंड कनेक्टेड विद इन, तो जितने भी फैक्टर इकोनॉमी से रिलेटेड हैं वो सारे ग्रो करेंगे, उनसे वो हमें बहुत ज़्यादा
मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये 3-4 पर्पसेस जो हैं जिनकी बेस के ऊपर यानी कि 1984 का एक्ट जो है वो बनाया गया और उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो किया जाता है। उसके बाद आ जाती हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन के अंदर सोर्स हिस्ट्री, कैसे कैसे ये बेसिकली बनाया गया। द मेन सोर्स ऑफ अ कंपनीज लॉ इज़ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। हम जो कंपनी के लॉ को फॉलो करते हैं वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत बेसिकली इसका फर्स्ट सोर्स था। उसके बाद कंपनीज रूल्स 1985, ये इसको बेसिकली हम देखते हैं प्रोवाइड गाइडलाइंस टू फॉलो लॉ। ये बेसिकली 1985 जो है इसके अंदर सारे लॉज लिखे हुए हैं जो कि जब कोई कंपनी बनती है, जब जो कंपनी बनाई जाती है तो उसमें वो बेसिकली सारे लॉज को फॉलो करना होता है जो 1985 में लिखे हुए हैं और जिसे हम बेसिकली देख के उस कंपनी को उसके अकॉर्डिंग रन करते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ सर्कुलर्स एक्सेट्रा इश्यूज बाय द, अब ये कुछ जब आप कंपनी रजिस्टर करवाते हो तो कुछ इदारे हैं जैसे कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, SECP एंड और द फेडरल गवर्नमेंट एक्सेट्रा एंड, तो ये कुछ इदारे हैं यहाँ से आपको अप्रूवल मिलती है, एक डॉक्यूमेंटेशन मिलती है कि ये कंपनी हमारे पास रजिस्टर है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और SECP की तरफ से आपको एक अप्रूवल मिलती है कि ये इदारा हमारे पास, ये कंपनी हमारे पास रजिस्टर है, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद बढ़ता है और लोग उस कंपनी के शेयर्स लेते हैं और उस शेयर्स के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट बेसिकली लगाते हैं उस कंपनी के अंदर। द केस लॉज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से केस लॉज होते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बेसिकली ये आप केस कर सकते हो कंपनी को, अगर आप कंपनी के अगेंस्ट कोई केस करना चाह रहे हो तो आप उसको लॉ सूट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर। इसके बाद क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कंपनी के हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कंपनी का है, कैरेक्टरिस्टिक सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर वो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मतलब कुछ खसूसियात होती हैं, कोई भी जो कंपनी होती है उसके अंदर ये खसूसियात होनी चाहिए, तभी हम उसे कंपनी कह सकते हैं, तभी हम उसे कंपनी का बेसिकली नाम देते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मैंने आपको बताया था, हमने लास्ट टाइम पार्टनरशिप में बात की थी। पार्टनरशिप और वो पार्टनर्स को एक ही कंसिडर किया जाता है, वो फर्म ही होती है, वो फर्म का ही हिस्सा होते हैं। पर लेकिन कंपनीज में होता है कि कंपनी एक अलग चीज़ होती है, जबकि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, जो कंपनी बनाई होती है, वो एक अलग हैसियत रखते हैं। अ कंपनी बिकम्स एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी कंप्लीट एक अलग पर्सन होती है। जब कोई भी केस होता है तो कंपनी के ऊपर होता है कि कंपनी बंद की जाए या कंपनी को हमें पे करे इस चीज़ का। व्हेन इट्स इनकॉर्पोरेटेड, जब वो बन जाती है। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, लॉ इससे पूरा एक पर्सन अलग कंसिडर करती है। इट इज़ नॉट अ नेचुरल पर्सन एंड डज नॉट पोजेस हैंड्स, फीट, माइंड्स बट स्टिल रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ये ना कुछ तो हाथ रखती है, ना इसके पाँव होते हैं, ना ये कोई इसका कोई माइंड होता है, लेकिन लॉ फिर भी इसे पूरी एक अलग एंटिटी यानी कि कंसिडर करती है। वाई इट, सो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर टू बी अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो इसे हम एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का नाम देते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। द कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन परचेज एसेट इन इट्स नेम, इसको अपना एक नाम दिया जाता है, इसके ऊपर लाइबिलिटीज होती हैं, इसका अपना एक नाम होता है। द कंपनी कैन ऑल्सो सू और कैन बी यूज्ड, इसके ऊपर केस भी होता है और ये किसी के ऊपर केस कर भी सकती है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब है कंपनी एक कंप्लीट एक एंटिटी रखती है, कंप्लीट एक अलग हैसियत रखती है, जो कि अपने हाथ पाँव ना होने की वजह से इसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का नाम दिया गया। तो ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक कंपनी के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, सेपरेट एंटिटी, ये अपने मालिक से बिल्कुल सेपरेट होती है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, द कंपनी इज सेड टू बी अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी, कंपनी अपनी एक अलग मुनफरिद हैसियत रखती है, बट सेपरेट फ्रॉम होम, अपने मालिक से। इट मीन्स दैट कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स, कंपनी बिल्कुल अलग से है। द लाइबिलिटी कंपनी एंड द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स आर डिफरेंट, कि जो जिम्मेदारियाँ जो लाइबिलिटी ऑनर के ऊपर है या उसके मेंबर्स के ऊपर है वो कंपनीज के ऊपर नहीं है, वो उन्होंने पूरी करनी है, और जो कंपनी के ऊपर है वो कंपनी ने पूरी करनी है। तो इस वजह से ये दोनों के दोनों क्या है, सेपरेट है। इफ कंपनी इज सूट इट डज नॉट मीन्स मेंबर इज यूज्ड, अगर कंपनी पे कोई केस हो जाता है, मुकदमा हो जाता है, इट डज नॉट मीन
मेंबर इज सू, तो उसके मेंबर के ऊपर नहीं केस होता, बेसिकली इस कंपनी के ऊपर सू होता है। ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट इज सेपरेट। वो कह रहे हैं कि ऑनरशिप बिल्कुल अलग होती है और मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होती है, मतलब कंपनी का मालिक अलग से होता है और उसकी मैनेजमेंट जो काम कर रहे होते हैं वो बिल्कुल अलग से होता है। इन्वेस्टमेंट करने वाले अलग होते हैं और उसमें काम करने वाले एक अलग हैसियत रखते हैं। द मेंबर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं बट डू नॉट डायरेक्टली मैनेज द कंपनी, पर लेकिन वो डायरेक्टली कंपनी को मैनेज नहीं कर रहे होते, चला नहीं रहे होते। द मेंबर्स इलेक्टेड डायरेक्ट, अब वो मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टर्स की तरफ से, हु मैनेज द कंपनी, जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट इंडिपेंडेंटली, इसके अलावा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वो एक पूरा एक काम परफॉर्म कर रहा होता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द मेंबर्स, और जो उसके मेंबर्स होते हैं उनसे बिल्कुल हटके। द मेंबर्स आर नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी, अब ये बात नहीं है कि वो कंपनी के मेंबर होते हैं, कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। हेंस कैन नॉट बाइंड द कंपनी इन द कॉन्ट्रैक्ट, ना ही वो कंपनी के साथ कोई बाइंडिंग के अंदर होते हैं। डायरेक्टर्स आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, पर डायरेक्टर्स जो हैं, आपको यहाँ पे देखना है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के एजेंट होते हैं एंड मैनेज द कंपनी, और वो कंपनी को प्रमोट कर रहे होते हैं, कंपनी के भी हाथ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड नॉर्मली, डायरेक्टर्स जो है नॉर्मली कैसे आते हैं, कोई भी डायरेक्टर जो है कंपनी के अंदर कैसे लाया जाता है। डायरेक्टर आर इलेक्टेड नॉर्मली आउट ऑफ द मेंबर्स, ये बट मेंबर्स आर अदर देन द डायरेक्टर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। डायरेक्टर्स जो हैं नॉर्मली जो इलेक्ट होते हैं वो नॉर्मल मेंबर्स से हट के होते हैं, बट मेंबर्स अदर देन द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के अलावा सारे जो है वो कंपनी की मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते। भी बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है, इसमें आप अगर एक दफ़ा रीडिंग करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो ऑनर और मैनेजमेंट बिल्कुल सेपरेट होते हैं, और ऑनरशिप जो इन्वेस्ट कर रहा होता है वो सेपरेट एक एंटिटी होता है, वो कंपनी को चला नहीं रहा होता, बेसिकली बस वो पैसा प्रोवाइड कर रहा होता है। जिस तरह मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट जो है वो कंपनी को बेसिकली चला रहे होते हैं। इसके बाद क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। अ कंपनी हैज़ अ परमानेंट लाइफ अंटिल इट इज़ वाउंड अप। इसकी अब जब भी कंपनी कोई स्टार्ट होती है तो उसमें हम ये लेके चलते हैं कि कंपनी की कोई लाइफ नहीं है। ये नहीं है कि हम 4 साल बाद बंद कर देंगे, 5 साल बंद कर देंगे। तो इसको ऐसी लाइफ के साथ स्टार्ट किया जाता है कि इसकी हमें कोई लाइफ नहीं पता कि ये कब तक रहती है। तो इसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस कहते हैं कि ये कभी भी बंद हो सकती है, ये लॉन्ग पता नहीं कब तक चलती है ये। सो आर साइज बाय द रजिस्ट्रार द कंपनीज ड्यू टू एनी लीगल इन इम्प्लीकेशंस। तो आप जब कंपनी का एक साइज होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको रजिस्टर करवाते हो, पर लेकिन उसकी एक कोई लाइफ नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ 2 साल के लिए कंपनी चलाएंगे। तो डेथ हो जाती है, इंसैनिटी हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है पार्टनर्स की, डज नॉट इफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी। इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक अगर कोई ओनर है, अच्छी कंपनी है, उसके साथ मेंबर है, इस तरह से वो 20 बंदे वो कंपनी चला रहे हैं, तो अगर वो 20 बंदों में से तो 2000 की डेथ हो जाती है या कंपनी के सारे मेंबर्स के अगर किसी वजह से डेथ हो जाती है तो कंपनी कोई और ओन कर लेता है, पर कंपनी चलती रहती है, कंपनी जो है बंद नहीं होती, कंपनी को कोई और ओन करके चलाना शुरू कर देता है। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट द कंपनी डज नॉट डाई ड्यू टू द डेथ ऑफ द मेंबर। तो सिंपल सी बात है कि मेंबर्स के डेथ की वजह से कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी को इससे कोई असर नहीं होता। इफ़ वी कंपेयर कंपनी विद द पार्टनरशिप, अगर हम उसको पार्टनरशिप के साथ कंपेयर करें, देन वी कैन ऑब्जर्व, तो हम देखते हैं कि दैट पार्टनरशिप डाइज, पार्टनर की कोई डेथ वगैरह होती है, द डेथ ऑफ द पार्टनर्स, बट कंपनी डज नॉट। पर लेकिन कंपनी जो है वो ख़त्म नहीं होती। बट लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल, मैं आपको पहले भी पार्टनरशिप के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल अनदर एंटिटी होने की वजह से, मेंबर्स की डेथ होने की वजह से या ऑनर की डेथ होने की वजह से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, उससे कोई असर नहीं होता। तो वो कंपनी वैसे ही रन हो रही होती है, जैसे कोई और ऑन कर लेता है और इसी तरह से चल रही होती है। इसी तरह से कंपनी का एक नाम होता है, एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील मीन्स दैट द ऑफिशियल स्टैम्प ऑफ द कंपनी, कंपनी का एक नाम होता है जिससे कोई भी अगर कोई मुआहदा होता है, कोई कंपनी के साथ किसी भी कॉरपोरेशन का या किसी और कंपनी का मुआहदा होता है, तो कंपनी अपने नाम से उसको साइन करती है, उसकी एक सील होती है, उसकी एक स्टैम्प होती है। एवरी रजिस्टर कंपनी रिक्वायर्स टू हैव अ कॉमन सील। जो भी कंपनी रजिस्टर करवाई जाएगी, कोई भी कंपनी रजिस्टर होगी, तो उसके लिए लाजमी है कि उसकी एक कॉमन सील होगी। एज पर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1994, जैसे कि कंपनीज का ऑर्डिनेंस है 1994, द कॉमन सील इज यूज टू
ऑथेंटिकेट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो आपका जो कॉमन सील है वो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बेसिकली कंसिडर किया जाता है कि जब भी कंपनी रजिस्टर होगी तो आपने कंपनी का नाम देना, उसकी एक स्टैंप देनी है और उसके बेसिकली वो साइन होते हैं। द कॉमन सील इज केप्ट इन द सेफ कस्टडी। तो उस कॉमन सील को बेसिकली जब वो आप देते हो, जब आप उसको प्रोवाइड करते हो तो वो संभाल ली जाती है, उसको एक सेफ कस्टडी में बेसिकली रख लिया जाता है। और रिकॉर्ड इज मेंटेन रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स। अब आपके डॉक्यूमेंट जो आपने कंपनी के प्रोवाइड किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, प्रोस्पेक्टस, इन सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ उस कॉमन सील को भी वो क्या है वो संभाल लिया जाता है और कट कर लिया जाता है कस्टडी के अंदर। A record is maintained regarding the documents upon which the common seal the company is applied। जब वो अप्लाई की जाती है तो उसके साथ कॉमन सील भी जो है वो सेव की जाती है, कस्टडी में रखी जाती है। इस तरह से फिफ्थ वन है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब कंपनी जो है उसकी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होती है, मतलब एक खास हद तक होती है। कुछ लिमिटेड होती है, कुछ अनलिमिटेड भी होती है, पर अगर हमारी कंपनी लिमिटेड है तो एक हद तक हम उसके जो है वो खर्चा पूरे करने तक के जवाब दें, उसकी बात नहीं। कंपनी में है लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड और अनलिमिटेड, दो तरह की हो सकती है, लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है कि उसके मेंबर्स की पर्सनल जो चीज़ें हैं वो बेच के भी पूरा किया जाएगा लाइबिलिटी। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि समटाइम उसकी पर्सनल एसेट्स को सेल आउट नहीं किया जाता। मोस्टली द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, पर लेकिन नॉर्मली जो है ज़्यादातर को लिमिटेड होती है। नाउ विद इन द लिमिटेड लाइबिलिटी इट मे बी लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी। तो जब आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है तो आप शेयर भी लिमिटेड ही बाय कर सकते हैं और आपकी लाइबिलिटी शेयर्स के अकॉर्डिंग ही आपके ऊपर इम्पोज की जाती है। जितने शेयर लिए होंगे उतनी ही आपके ऊपर लाइबिलिटी होगी, उतनी ही आपकी गारंटी भी होगी। इफ़ इट इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर ये लिमिटेड बाय शेयर है मीन्स, अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मुझे चैप्टर ख़त्म करना है, इस तरह से चैप्टर ख़त्म नहीं हो पाएगा। कि जितने शेयर परचेज किए गए हैं आप, उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइबिलिटी बनेगी। जितने शेयर्स आपने लिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइबिलिटी आपने पे करनी है। तो इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ कंपनीज हैविंग अ लिमिटेड, तो अब उसके अंदर लिख दिया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक ये चीज़ लिख दी जाती है और बता दी जाती है कि इतने शेयर्स हैं और हमारी इतनी बेसिकली लाइबिलिटी होगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनीज। जब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं जिसमें अनलिमिटेड पर्सन आ सकते हैं, द शेयर्स कैन इजीली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो उनके कहने का मतलब है कि जब हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है आप किसी भी टाइम पे कोई भी पर्सन अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी दूसरे पर्सन को। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस, नो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते शेयर्स को। द शेयर्स ऑफ द पब्लिक लिस्टेड कंपनी कैन बी ट्रैक्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एज वेल। तो ये बेसिकली कहाँ बेचे जाते हैं, बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये बेचे जाते हैं। नो परमिशन ऑफ द अदर मेंबर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द शेयर्स। और कुछ को ये परमिशन नहीं होती, इसको हम डिटेल से देख सकते हैं किन किन को ये परमिशन बेसिकली नहीं होती। तो यहाँ तक बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन था जो हमने पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर काइंड्स आ रही हैं कि डिफरेंट काइंड्स हैं कंपनीज की। काइंड्स ऑफ अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द लीगल फॉर्म्स। लीगल फॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंपनीज के काइंड्स ऑफ सिचुएशनरी कंपनी होती है। सिचुएशनरी कंपनी का मतलब क्या होता है? द कंपनीज विच आर फॉर्म अंडर स्पेशल सिचुएशंस। ये कुछ खास जो है स्टेट्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, टर्म्ड एज ए स्टेचुटरी कंपनी। These are governed by the act of the ordinance through which the companies are created। बेसिकली ये बनाई कब जाती है, ये एक खास इदारा बनाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ कंपनी सच एज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेट। बेसिकली ये आपका जो है आपका मुल्क कॉर्पोरेट ऑफ पाकिस्तान, ये कौन बनाता है? लीगल फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। मतलब जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो लीगल होता है वो सारा काम, और हमें एक इदारे की ज़रूरत होती है तो ये कंपनी बेसिकली गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट एक इदारा तश्कील देती है जिसको कंपनी का जो है हम उसको एक नाम देते हैं और उसको हम स्टेचुटरी कंपनी कहते हैं। इसके बाद चार्टर्ड कंपनी क्या होती है? चार्टर्ड कंपनीज आर फॉर्म बाय द मीन्स ऑफ द स्पेशल चार्टर्ड ग्रांटेड बाय द हेड ऑफ स्टेट। इसके ये हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं, जैसे आपका किंग हो गया, जैसे क्वीन होती है या क्राउन होता है या बादशाह होता है, तो ये हेड ऑफ स्टेट होते हैं। इस तरह से हमारे मुल्क के अंदर जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है बेसिकली वो कंपनी को चार्टर्ड कंपनी को बनाते हैं।
नॉर्मली दीज एंजॉय सर्टन एक्सक्लूसिव राइट्स एंड प्रिविलेजेस। तो इसको एक कुछ खास जो है परमिशन दी जाती हैं, कुछ खास अख्तियारात दिए जाते हैं इस कंपनी को, एसोसिएट ऑफ द पर्सन। द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द चार्ट। अब ये उन्होंने दो यहाँ पे एग्जांपल कोट किए जो कि पहले कोई इनकी वजह से बनाई गई थी कि हेड ऑफ स्टेट ने ये बेसिकली कंपनीज को बनाया था। द चार्टर्ड बैंक्स ऑफ द इंग्लैंड एग्जाम्पल ऑफ सच ऑफ द कंपनीज। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे कोट किए कि चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो इसकी वन ऑफ द बिग एग्जाम्पल है चार्टर्ड कंपनी की। चार्टर्ड कंपनी बेसिकली क्या होती है और वो किस तरह से तश्कील देती रहती है। उसके बाद है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का क्या है, अ गवर्नमेंट कंपनी इज मेड ऑफ द विच मोर देन 50% ऑफ द। अब इसमें क्या है कि अब ये कंपनी बना दी गई है, ये कंपनी बन गई है पर लेकिन अगर उसमें गवर्नमेंट के शेयर 50% या 50% से ज़्यादा हैं, 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट ने उसके शेयर बाय किए हैं, तो उसको गवर्नमेंट बेसिकली कंपनी का नाम दे दिया जाएगा। A government company is a government company is a company of which more than 50% of the paid up capital is held by the government। अगर 50% से ज़्यादा कैपिटल जो है गवर्नमेंट ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हो तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी का नाम दे देंगे। कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी ऑटोमेटिकली बिकम द गवर्नमेंट कंपनी। तो ऐसी कंपनी जो कि सब्सिडरी होगी गवर्नमेंट की तो वो ऑटोमेटिकली उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी का नाम दे देंगे। फर्दर है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी सिंपल दी है कि आपने 1984 के अकॉर्डिंग अगर आपको आपने उसको रजिस्टर कर रखा है तो उसको हम रजिस्टर्ड कंपनी का नाम देते हैं। रजिस्टर्ड कंपनीज आर दोज कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट और द ऑर्डिनेंस। दीज कंपनीज आर फर्दर क्लासिफाइड। अब इनको हम कुछ कैटेगरीज में यानी कि 3 कैटेगरीज में बेसिकली वो डिवाइड कर रहे हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, हम इसको देख चुके हैं कि ऐसी कंपनी जिसकी लाइबिलिटी जो है, जिसकी लिमिटेड जो है वो बाय शेयर होती है, मतलब शेयर के अकॉर्डिंग उसके ऊपर लाइबिलिटी इम्पोज होती है। और कुछ होती है एक गारंटी होती है। अब पहले वाला क्या है, इट मीन्स अ कंपनी हुज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिमिटेड। अब मैंने आपको ये बता दिया कि इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो उनकी शेयर्स के अकॉर्डिंग होती है। और सेकंड जो है लिमिटेड बाय गारंटी के मतलब जो गारंटी दी जाती है सिर्फ उस गारंटी की हद तक जो है हम वो अपनी लाइबिलिटी को पूरा करेंगे और इसके अलावा हमारी कोई लाइबिलिटी हम पे करने के जिम्मेदार नहीं होंगे। अब एक होता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है कि आप जब उसके जो कंपनी होती है जब उसके अंदर मेंबर्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं तो जब ये कंपनी डिज़ोल्व होती है या इसके ऊपर केस होता है या इसको मसला होता है तो इसकी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो उसने पैसे पे करने होते हैं तो वो अनलिमिटेड, मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को बेच के भी बेसिकली क्या किया जाता है उसकी लाइबिलिटी को बेसिकली पूरा किया जाता है। तो 3 तरह की बेसिकली वो कम बता रहे हैं काइंड आपको। एक लिमिटेड बाय शेयर होती है कि शेयर्स के कितनी शेयर आपने परचेज किए होते हैं उसको बेच के आपके कर्जे उतारे जाते हैं। एक आपने गारंटी दी होती है, उस गारंटी के मुताबिक जो है वो आपके गारंटी जितनी होती है उस गारंटी के अकॉर्डिंग आपकी जो है वो लाइबिलिटी को पूरा किया जाता है। और आखिरी जो है वो अनलिमिटेड होती है कि वो अगर वो पैसे पूरे नहीं हो रहे, लाइबिलिटी पूरी नहीं हो रही तो उसका क्या किया जाता है कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बीच में आ सकती है। तो इसके बाद है काइंड ऑफ कंपनीज के अंदर टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब ऐसा आर्टिकल एसोसिएशन का मतलब क्या है कि बाय द वर्च्यू ऑफ द प्रीवियस ऑफ द आर्टिकल को आपने किस तरह से इसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। एक प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है इसके मतलब में मेंबर्स की तादाद और ये चीज़ें कुछ होती है इसके अंदर के इसमें इतने मेंबर्स होंगे, इसके ट्रांसफर शेयर्स ये रिस्ट्रिक्शंस। अब प्राइवेट का मतलब होता है कि छोटी फैमिली होती है वो अपनी एक कंपनी बना लेती है, जैसे शानी ब्रदर्स हैं, ये एक छोटी सी कंपनी है तो उसको हम कंपनी का नाम दे देते हैं। जैसे रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ द शेयर इट्स शेयर, इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप किसी को अपनी शेयर नहीं बेच सकते। इसके बाद लिमिट द मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम मेंबर 50 होते हैं, कम से कम 7 और मैक्सिमम 50 होते हैं। इसके बाद प्रॉफिट्स, इसमें पाबंदी होती है कि एनी इन्विटेशन ऑफ पब्लिक, इसमें आप अपने शेयर्स पब्लिक को नहीं बेचते। इसमें आपकी मैं बता रहा हूँ कि एक फैमिली होती है और फैमिली के अंदर ही शेयर्स जो हैं वो अलॉट किए जाते हैं, फैमिली के अंदर ही वो शेयर होते हैं बेसिकली, वो बाहर के लोगों को नहीं दिए जाते, पब्लिक को ऑफर नहीं किए जाते। वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड वन और शेयर्स, एक या एक ज़्यादा बंदे शेयर रख सकते हैं, जॉइंटली बना सकते हैं। दे शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर,
तो दोनों ने मिल के अगर शेयर ले रहे तो वो एक ही मेंबर बेसिकली कंसिडर होंगे। ये आपने इसमें नोट देख लेना। उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है पब्लिक कंपनी, इसके अंदर अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट कंपनी के साथ तो इसमें जो है हम मेंबर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लिमिट्स ऑफ द मैक्सिमम बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती शेयर ट्रांसफ़र करने की, आप स्टॉक एक्सचेंज जाएँ और शेयर बेच सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं होती इनवाइटिंग पब्लिक को इनवाइट करें और उनसे उनको शेयर बेचें। तो बिल्कुल अपोजिट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी फॉर्म विद इन द एट लीस्ट 3 मेंबर्स, की कम से कम 3 मेंबर्स के साथ बन सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में फर्दर भी क्लास, अब इसको और क्लासीफाई किया गया, एक है लिस्टेड कंपनीज और एक है अनलिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज के अंदर क्या आता है, द कंपनीज whose securities are allowed to are traded on the stock। लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है कि ये अपने स्टॉक जो है जो अपने शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद अनलिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है कि कंपनीज जो सिक्योरिटीज आर नॉट अलाउड, जो कंपनी ऐसी कंपनी पब्लिक कंपनी जो कि लिस्ट नहीं करवाई गई हुई, जो कंपनी सीपी के पास लिस्ट नहीं है, तो वो अपने स्टॉक को या अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकती। इन दोनों का डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए कि लिस्टेड कंपनी का शेयर्स के अकॉर्डिंग वो ट्रेड कर सकती है और अनलिस्टेड कंपनी शेयर्स को ट्रेड नहीं कर सकती स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। इसके बाद है पब्लिक कंपनी। अब इसके अंदर बेसिकली लास्ट स्लाइड है, ये डबल स्लाइड्स के अंदर ऐड हो गई है। हमें लास्ट बेसिकली पॉइंट देखते हैं कि सिंगल मेंबर कंपनी। एसएमसी मीन्स प्राइवेट कंपनी विच हैव ओनली मेंबर। अब एक इस तरह की कंपनी भी होती है, एक इस तरह की भी आपको एक क्लॉज मिलती है इसके अंदर कि जिसके अंदर एक ही मेंबर होता है, वो कंपनी चला रहा होता है। इसके बाद हमारी आती है टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ शेयर होल्डिंग। तो शेयर के अकॉर्डिंग भी बेसिकली कंपनी होती है, उसको हम कैटेगराइज करते हैं बेसिकली 3 में। होल्डिंग कंपनी, इट मीन्स कंपनी, अब उसके कहने का मतलब है कि जिसके पास 50% या 50% से ज़्यादा शेयर्स होंगे तो वो बेसिकली होल्डिंग कंपनी होगी। जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं, गवर्नमेंट के पास अगर 50% शेयर्स हैं तो गवर्नमेंट उस कंपनी की क्या होगी, वो कंपनी की ऑनर बन जाएगी, कंपनी उसकी हो जाएगी बेसिकली। तो इस तरह से होल्डिंग कंपनी कौन होती है, जिसके पास 50% या 50% से ज़्यादा शेयर्स होते हैं। सब्सिडरी कंपनी कौन होती है, सिंपल बिल्कुल, एक होगी होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडरी जिसके पास 50% से कम शेयर्स हैं, वो आपकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। इसी तरह से एसोसिएटेड कंपनी, अ कंपनी हुज 20%, जिसके 20% से ज़्यादा शेयर्स हों और 50% से कम शेयर हों, उसको एसोसिएटेड कंपनी बेसिकली कहते हैं। शेल बी कंसिडर्ड एज एसोसिएटेड कंपनी ऑफ द कंपनीज फॉर कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द। अब इसमें यहाँ पे उन्होंने आपको डेफिनेशन प्रोवाइड की हुई है, इसमें वो आपको बता रहे हैं एसोसिएटेड नॉट फॉर द प्रॉफिट। इफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज सेटिस्फाइड विद एन एसोसिएटेड विच हैज़ बीन फॉर्म, अगर SCCP ने इसको इजाज़त दी हुई है, SCCP ने इसको अलाउ किया हुआ है और वो उसने परमिशन दी हुई है, तो इट हैज़ तो उसकी फॉर्मेशन के लिए आर इन कैपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म्ड इज लिमिटेड कंपनी दैट इज़ मीट्स ऑफ द कंडीशंस, जो कि सारी कंडीशंस को मीट कर रही है, मतलब जो भी शराइत जो कंपनी के लिए होती हैं उन सारी को वो पूरा कर रही है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अकॉर्डिंग। तो द कमीशन में बी ग्रांट इन द लाइसेंस, तो कमिश्नर जो है, ये कमीशन जो है उसको एक लाइसेंस ग्रांट कर देता है, उसको कह देता है कि हाँ आप एक कंपनी हम आपको बना रहे हैं क्योंकि आपने सारी शराइत जो है वो पूरी कर दी है। एंड द डायरेक्ट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द रजिस्टर्ड बाय द कंपनी लिमिटेड विदाउट ऑफ द एडिशनल वर्ड लिमिटेड, तो इनके साथ कोई एडिशनल वर्ड नहीं लगाया जाता, लिमिटेड का इस तरह कोई वर्ड नहीं लगाया जाता, या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाया जाता, और ग्रांटेड लिमिटेड नहीं लगाया जाता। जो हम पीछे कंपनीज की टाइप्स पढ़ के आए हैं उनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं लगाई जाती। और इन द केस ऑफ बी टू इट्स नेम, इसको उस नेम से ही उसको बेसिकली हम बना देते हैं, एंड एसोसिएशन में भी रजिस्टर्ड अकॉर्डिंगली, और उसको हम फॉर्म कर देते हैं बेसिकली। या ना ये लिमिटेड होती है, ना ये प्राइवेट होती है, ना ये ग्रांटेड बाय, ना ये गारंटी के अकॉर्डिंग होती है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा है क्योंकि मुझे ये वाइंड अप भी करना था, और इसके साथ साथ जो है आप दोबारा सुन भी सकते हो इसको, इसके कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको बार बार पीछे से जाकर अगर कोई समझ नहीं आ रही तो आप उसको रिपीट करके सुन सकते हैं। सो हमें जो है बेसिकली चैप्टर जल्दी से जल्दी बुक ख़त्म करनी है ताकि आपको रिवीजन का टाइम मिल सके।
होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस या क्यूरीज हैं तो वो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो काइंडली जो है इसको सुने और इसको देखें और अपने क्वेश्चंस पुट करें ताकि आप कुछ ना कुछ सीख सकें। सो ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर लें, मैसेज कर लें। अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।